हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधनिका अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारे इतिहास का जो पार्ट 3 है, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास, उसकी क्लास है। उसका हमारा जो पहला टॉपिक है वो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गोगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। सी आंसर है इसका सी। वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गोगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी, किंतु भारत की पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1856 में मुंबई में कावासजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? ए शिपिंग, बी रेलवे, सी वृक्षारोपण और खान, डी बैंकिंग और बीमा। सी आंसर है इसका बी रेलवे। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल, ये गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, 1848 से लेकर 1856 तक चला, के काल में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था? ए बंगाल और बिहार, बी उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान में से आंसर है इसका ए बंगाल और बिहार। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग में विस्तृत थी उस समय पर, 1893 के जो समय था। किस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधार की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता था? ए 1903, बी 1909, सी 1912, डी 1939। सी आंसर है इसका 1919। इसे 1919 का चार्टर अधिनियम एक्ट भी कहा जाता है और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, या भारत शासन अधिनियम इसको कहा जाता है, अलग अलग नाम इसके हैं। इस एक्ट के तहत केंद्र व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन व मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। अब हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो के बीच स्थानों के बीच चलाई गई थी? ए 1936 मुंबई और थाने के मध्य, बी 1853 मुंबई और सूरत के मध्य, सी 1853 मुंबई और थाने के मध्य, डी 1851 मुंबई और घाटकोपर के मध्य। सही आंसर है इसका सी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम के क्या थे, गवर्नर थे, और इसकी जो दूरी थी वो थी 34 किलोमीटर की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राज्य प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ए जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, बी महलवाड़ी, सी दस्तक, डी रेतवाड़ी। सी आंसर है इसका सी दस्तक। बाकी तीनों ए, बी और डी ये तीनों संबंधित थी। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद के एक संधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राज्य व्यवस्था
प्रणाली को जारी रखा, किंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राज्य पत्तियां लागू की। पहली थी जमींदारी पत्ती, जो 1793 ईस्वी में। फिर दूसरी थी रेतवाड़ी पद्धति, ये हुई थी 1792। तीसरी थी महालवाड़ी पत्ती, ये हुई थी 1822 ईस्वी में। जबकि 10 तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। हमारा अगला प्रश्न है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी मद्रास में। सही आंसर है इसका बी उत्तर प्रदेश में। महावाल प्रणाली सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। ये थी महालवाड़ी व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में प्रांत में लागू थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था। महल का तात्पर्य जागीर या गांव होता है। ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रेतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। 1819 के प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था को ले गया 1822 में से लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर है इसका ए दादा भाई नौरोजी ने। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें सबसे पहले इसका सिद्धांत दिया था धन निकासी का। धन निकासी को सभी बुराइयों की बुराई एविल्स ने गई थी, यानी कि जो धन निकासन है ये है सभी बुराइयों की बुराई। धन निकासी का मतलब है कि जो देश किसी दूसरे देश का धन अपने देश में लेकर आए, जैसे भारत का धन अंग्रेज लेकर यहाँ से जा रहे थे। अब है हमारा अगला टॉपिक, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, डी उधम सिंह ने, डी मैडम कामा ने। सही आंसर है इसका बी श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इसका उपशीर्षक था एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। इसे लंदन में भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में प्रकाशित किया गया था। इन्होंने लंदन में भारतीय गैर शासन समाज इंडियन होम रूल के गठन का भी नेतृत्व किया। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था। साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से कहाँ किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? ए जी.डी. कुमार, बी तारकनाथ दास, सी लाला हरदयाल, डी अजीत सिंह। सही आंसर है इसका ए डी.जी. कुमार। डी.जी. कुमार ने इंडियन हाउस यानी कि लंदन की तर्ज पर वैंकूवर कनाडा में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की तथा गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नाम पर पत्र प्रकाशित किया, जो सामाजिक सुधारों के साथ साथ सैनिकों से विद्रोह की भी मांग करता था। तारकनाथ दास भी इस संस्था से जुड़े हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? ए लाल मोहन घोष ने, बी मदन मोहन मालवीय ने, सी आनंद चार्लो ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर है इसका डी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। ये एक मराठी अखबार था। केसरी मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था, जिसका प्रथम अंक सन 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया था। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वाणी देने के लिए किया गया था। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों व केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय नेता ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ए जी.वी. जोशी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी जी सुब्रमण्यम अय्यर। सही आंसर है इसका सी दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश कालीन भारत के एक प्रसिद्ध पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वयोवर्थ पुरुष कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक निकास या धन निष्कासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र नामक समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ए एनी बेसेंट, बी अरविंद घोष, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। सही आंसर है इसका डी मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिकाओं के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 वर्ष बाद इसे बंद करना पड़ा। अब हमारा अगला प्रश्न, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ए गणेश शंकर विद्यार्थी ने, बी रामानंद चटर्जी ने, सी अरविंद घोष ने, डी बिपिन चंद्र पॉल ने। सही आंसर है इसके सी अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1905 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस पत्रिका का प्रकाशन मुख्य रूप से कलकत्ता से होता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? ए जस्टिस रानाडे, बी एन मांडलिक, सी नवजीवन चंद्र राय, डी इसमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए जस्टिस न्यायमूर्ति थे रानाडे ने सन 1862 में पत्रिका इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। न्यायमूर्ति रानाडे एक ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे। हमारा अगला प्रश्न है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ए 1839, बी 1983, सी 1894, डी 1893। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी 1893 में शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद ने भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयास के लिए जाना जाता है? ए ज्योतिराव फुले, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए ज्योतिराव फुले। 19वीं सदी में लड़कियों और निचली जातियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले और उनकी पति ज्योतिबा फुले के प्रयास के लिए जाना जाता है, जिन्होंने मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और शिक्षा के प्रसार व सामाजिक समानता के लिए काम किया। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ए दादू दयाल ने, बी हरिदास ने, सी घासीदास ने, डी कबीरदास ने। ई उपयुक्त में थे कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी घासीदास ने। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में संत घासीदास द्वारा की गई थी। संत घासीदास ने नैतिक और आर्य संयम और सामाजिक समानता का उपदेश दिया और अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए निर्वाण ज्ञान की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? ए राजा राम मोहन राय, बी लाला लाजपत राय, सी आर दास, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर है इसका डी गोपाल कृष्ण गोखले ने घोषणा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 12 जून 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षण करने के लिए की गई थी। इस संगठन ने शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और असपृश्यता की सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए भेदभाव, शराब, गरीबी,
महिलाओं का उत्पीड़न और घरेलू शोषण से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान चलाए। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु एवं महादेव गोविंद रानडे के शिष्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, वेद की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर है इसका बी, दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ। यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका बचपन का नाम था उनका मूलशंकर। उनका जन्म गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्वामी ब्रजानंद ने उन्होंने वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1875 में अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी दादा भाई नौरोजी, सी हकीम अजमल खान, डी सर सैयद अहमद खान। सही आंसर है इसका डी, सर सैयद अहमद खान। ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे 1875 में। सर सैयद अहमद खान ये 1817 से लेकर 1898 तक इनका क्या था? जीवन काल था। मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व की अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ से हो जाएगा, जैसा कि भारत में हुआ है। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोमडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। पश्चात विज्ञान तथा संस्कृत का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में 1920 में यह कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। आज ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। ए ब्रह्म समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी आर्य समाज, डी सत्यशोधक। इधर है ए स्वामी विवेकानंद, 2 दयानंद सरस्वती, 3 राम मोहन राय, 4 के सिद्धरालू नायडू और 5 ज्योतिबाई फुले। सही आंसर है इसका सी। ए का है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की थी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक के थे ज्योतिबाई फुले। इनके स्थापना का वर्ष देख लो। ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष था 1828। रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष था 1897। आर्य समाज की स्थापना थी 1875 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ए बॉम्बे अब पुणे अब मुंबई, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी कलकत्ता अब कोलकाता। सही आंसर है इसका ए मुंबई या बॉम्बे। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई या बॉम्बे में की। स्वामी दयानंद सरस्वती का द्वारा रचित सत्याग्रह प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। अब हमारा अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए सैयद अहमद खान ने, बी मोहम्मद अली जोहर ने, सी मोहम्मद इकबाल ने, डी सैयद अमीर अली ने। सही आंसर इसका ए सैयद अहमद खान ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, सी केशव चंद्र सेन द्वारा, डी स्वामी विवेकानंद द्वारा। सही आंसर है इसका ए राजा राम मोहन द्वारा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्हें ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद किया कर दिया, जैसे सती प्रथा,
ज्ञात होगी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए राजा राम मोहन राय ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय ने। सही आंसर है इसका ए, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? ए सुब्रमण्यम अय्यर, बी राजा राम मोहन राय, सी आनंद चार्लू, डी महात्मा गांधी। सही आंसर है इसका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे, उनकी विश्व बंधुत्व में गहरी आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। अब हमारा अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राधाकांत देव। सही आंसर है इसका सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। पाश्चात्य प्रभाव का मतलब हो जो अंग्रेजों का शासन था, उसे कम करना। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी बेरुल मठ में, डी कुंभकोणम में। सही आंसर है इसका सी बेरुल मठ में। रामकृष्ण की मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेरुल मठ में स्थित है। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा को मानता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसमें किस सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया? ए आत्मीय, बी आर्य, सी सिद्धि, डी जागृति। सही आंसर है इसका ए आत्मीय सभा। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, जो एकेश्वरवाद और धार्मिक चर्चाओं का मंच थी, तथा इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की और आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यह धार्मिक संस्था तर्कवाद एवं वेदों के दर्शन पर आधारित थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। डी सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। सही आंसर था उसका सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। ये रामकृष्ण परमहंस के सदस्य शिष्य थे। इनका मूल नाम नरेंद्र था। इन्होंने 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतकी के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इनका भाषण सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि निश्चित रूप से विश्व धर्म में सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। किस शहर में विश्व हिंदू धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो, सी वाशिंगटन डीसी, डी लॉस एंजल्स। सही आंसर है उसका बी शिकागो में। 1893 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम धैर्येंद्र दत्त था। उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रह और प्रथाओं को हटाने का प्रथम प्रयास किया था? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी
फ्री थिंकर सोसाइटी, डी फ्रोमेसेंस। इसका जो सही आंसर है वो है, अभी देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1805 में किसी संगठन की स्थापना नहीं की, यानी कि इन्होंने कोई संगठन की स्थापना नहीं की थी। 1815 में इन्होंने आठवीं सभा व 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। फ्री थिंकर्स सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी में 1915 में स्थापित हुई थी। फ्रीमेसन्स 14वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का एक हिस्सा था, यानी कि 1805 में इन्होंने किसी भी चीज की स्थापना नहीं की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी ब्रह्मानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। सी आंसर है इसका सी स्वामी विवेकानंद ने। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद का भारतीय के लिए संदेश था, उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। हमारा अगला प्रश्न है, 1795 से और 1804 में बंगाल विनिमयन अधिनियमों ने क्या घोषित किया? ए सती प्रथा को अवैध 1829, बी कन्या हत्या को अवैध, सी विधवा पुनर्विवाह को अवैध, डी बाल विवाह को अवैध। सही आंसर है इसका बी कन्या हत्या को अवैध। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ए प्राथमिक शिक्षा पर, बी माध्यमिक शिक्षा पर, सी स्त्री शिक्षा पर, डी तकनीकी शिक्षा पर। सही आंसर था इसका प्राथमिक शिक्षा पर। इस आयोग का गठन हुआ था 1882 में। हंटर आयोग का गठन किया था। इसके सर विलियम हंटर के नाम पर इसका नाम हंटर आयोग पड़ा। इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, जिसका कार्य 1856 में पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों व उनकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही नहीं था। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति। अब हमारा इसका टॉपिक है, इसी का है तो ये वही मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका थोड़ा अलग पार्ट है ये। अब 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। अब इसमें मिलान कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों सूची फर्स्ट तथा उनकी भूमिकाएं सूची सेकंड को मिलान कीजिए। अब ऐसी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ऐतिहासिक व्यक्ति और भूमिकाएं। ए नाना साहब, बी कारू भगत, सी मौलवी अहमदुल्ला खान शाह, डी खान बहादुर खान। इसकी भूमिका थी कानपुर के नेतृत्व में, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। सेकंड रानीपुर में स्वतंत्रता सेनानी। थर्ड फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति। और फोर्थ का बरेली में सरकार बनाई। सही आंसर है इसका डी। नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया। बी कारू भगत ने रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी की। सी मौलवी अहमदुल्ला खान ने फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति था। खान बहादुर खान बरेली से सरकार बनाई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ए सिपाहियों की, बी किसानों की, बागान श्रमिकों की, सी किसानों की, डी जमींदारों की। सही आंसर है इसका ए सिपाहियों की। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाही द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। ये 10 मई को शुरू हुई थी।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। बी, अंग्रेजों ने भारत में लोगों को पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का प्रयास किया। सी, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। डी, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। सही आंसर है इसका ए। इसका था ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों ने ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ये 1857 की क्रांति का परिणाम था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्र संग्राम की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत सचिव तथा 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया गया था। जो सीधा शासन आया था, ये ब्रिटेन की जो रानी थी विक्टोरिया, उसका आया था 1858 में, इसका सीधा शासन आ गया था। और जो गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। क्राउन का मतलब होता है ताज। अगला प्रश्न है मेरा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए, बहादुर शाह ने। बी, नाना साहब ने। सी, शाहमल ने। डी, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। सही आंसर है इसका बी, नाना साहब ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे ने की, जिसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला तथा दिल्ली में जनरल पख्त ने किया था। इन जगहों पर 1857 की क्या थी वो जिम्मेदारी दी थी। इन जगहों का नाम किस किसने? हमारा अगला प्रश्न है, जब मंगल पांडे विद्रोही हुए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था? ए, लखनऊ। बी, बलिया। सी, बैरकपुर। डी, मेरठ। सही आंसर है इसका सी, बैरकपुर। जब मंगल पांडे विद्रोही हुए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, जो बैरकपुर में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान से रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उनके शासन के उनके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया? ए, झांसी। बी, फैजाबाद। सी, रामगढ़। डी, मंडला। सही आंसर था इसका सी, यह रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी थी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवाचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार भी थी। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? ए, राजा शिवराव से। बी, दामोदर राव से। सी, बाजीराव सेकंड से। डी, गंगाधर राव से। सही आंसर था इसका डी, गंगाधर राव से। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी अब वाराणसी में एक मराठा परिवार में हुआ था। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। ए,
इसे सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। बी, यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू किया गया था। सी, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। ऑप्शन है इसके, ए में है ए बी सी सभी सही है, बी में है ए और सी सही है किंतु बी गलत है, सी में ए बी सी सभी गलत है, डी में ए और बी सही है और सी गलत है। सही आंसर है इसका बी, क्योंकि इसमें यह है, यह जम्मू कश्मीर के उधम जिले से नहीं, यह था मेरठ से शुरू 10 मई को। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 2 वर्षों तक चला। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। हमारा अगला प्रश्न है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? ए 8 मई 1857, बी 11 मई 1857, सी 10 मई 1857, डी 9 मई 1857। सही आंसर है इसका सी, 10 मई 1857। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर व पश्चिम बंगाल में 24वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया तथा एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तथा 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू किया और अपने अफसरों पर गोले चलाई और अपने साथियों को मुक्त करा दिल्ली की ओर चल दिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी अवध की बेगम हजरत, सी हैदराबाद के निजाम, डी भोपाल के सिकंदर बेगम। इसका सही आंसर था बी, ये थे हजरत। 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था। लखनऊ में इसका विद्रोह प्रारंभ 4 जून 1857 को लखनऊ या अवध बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ, जबकि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी भीमा भिकाजी कामा, सी सरोजिनी नायडू, डी बेगम हजरत महल। सही आंसर है इसका डी, बेगम हजरत महल ने 1857 को भाग लिया। इन्हें लखनऊ से नेतृत्व किया था। इन्हें महकपरी के नाम से जाना जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। अब हमारा अगला प्रश्न, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ए एटकिंस, बी एनफील्ड, सी रेमिंगटन, डी विंचेस्टर। सही आंसर है इसका बी एनफील्ड। 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उनके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालीन प्रमुख कारण बना। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? ए झांसी में, बी शिवपुरी में, सी कानपुर, डी सागर। सही आंसर है इसका बी शिवपुरी में। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे तात्या टोपे, जो ब्रिटिश सरकार ने 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी थी। इनका मूल नाम आत्माराम पांडुरंग था। हमारा अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1857, 1935, 1842। सही आंसर है इसका बी 1857।
वर्ष 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग से ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। हमारा अगला टॉपिक है किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। इसका प्रश्न है पहला, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर है इसका बी जवाहरलाल नेहरू। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए विनोद भावे, बी एम के गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी आचार्य कृपलानी। सही आंसर है इसका ए विनोद भावे। भूदान आंदोलन संत विनोद भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई। यह आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए लाला लाजपत राय ने, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी बिपिन चंद्र पाल ने। सही आंसर है इसका बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था, यानी कि जो वहां पर लगान वृद्धि थी, वहां की जो लगान थी यानी कि कर था, उस पर वृद्धि कर दी थी, इसका विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? ए बाबा रामचंद्र, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी अलूरी सीताराम राजू। सही आंसर है इसका ए बाबा रामचंद्र। अवध के किसान आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की थी। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया गया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर है इसका डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? ए बारदोली सत्याग्रह, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी चंपारण सत्याग्रह, डी दांडी यात्रा सत्याग्रह। सही आंसर है इसका ए बारदोली सत्याग्रह। यह गुजरात में घटित हुआ था। इसमें प्रांतीय सरकार ने कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान का विरोध किया तथा सत्याग्रह आरंभ किया। अतः सरकार को विवश होकर लगान वृद्धि वापस लेना पड़ा। बारदोली सत्याग्रह के सफल होने पर वहां की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया था। अगला टॉपिक है हमारा जनजातीय या अन्य प्रमुख आंदोलन। इसका क्वेश्चन है पहला, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? ए कोल विद्रोह, बी बस्तर विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी वर्ली विद्रोह। सही आंसर है इसका बी बस्तर विद्रोह। सही आंसर है इसका बी। वर्ष 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर में विद्रोह शुरू हुआ था। यहाँ मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग में संबंध में ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियां थी। कौन कौन सी नीति?
ए था कोल विद्रोह, ये 1831 से लेकर 32 तक। संथाल विद्रोह ये हुआ था 1855-56 में। वर्ली विद्रोह 1945 में। हमारा अगला प्रश्न है 1855-56 के नेतृत्व के संथाल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? ए बिरसा मुंडा, बी अलूरी सीताराम राजू, सी सिद्धू और कान्हू मुर्मू, डी टीटू मीर। सही आंसर है इसका सी, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। संताल विद्रोह के थे सिद्धू और कान्हू मुर्मू। सन्यासी विद्रोह के थे केना सरकार। रंपा विद्रोह के थे अलूरी सीताराम राजू। हमारा अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के आंदोलन 1890 के दशक को निम्नलिखित में से किसके लिए याद किया जाता है? ए ओडिशा के पाइका विद्रोह के नेतृत्व के लिए, बी पुर्तगाली मिशनरियों के विरुद्ध युद्ध के आयोजन के लिए, सी ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय स्वशासन की स्थापना के लिए, डी बंगाल में नील की खेती करने वाले का विरोध करने के लिए। सही आंसर है इसका सी, ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय स्वशासन की स्थापना के लिए। बिरसा मुंडा का आंदोलन जिसे उलगुलान, ये भी इसी का नाम है, उलगुलान या महाविद्रोह के नाम से जाना जाता था, 1890 के दशक में शुरू हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ था, जिन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचानों को नष्ट कर दिया। बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों को ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त कर अपनी जमीन पर स्वामित्व और खेती करने के अधिकार को बहाल करने के लिए संघर्ष किया, जिससे जनजातीय स्वशासन की स्थापना हो सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए अशफाकुल्ला खान, बी सूर्य सेन, सी जतिंदर नाथ दास, डी अलूरी सीताराम राजू। सही आंसर है इसका डी, अलूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह 1922-24 जिसे अक्सर इसको और बोलते हैं मन्य विद्रोह भी कहा जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह दमनकारी वन कानूनों के कारण शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ए 1817, बी 1717, सी 1806, डी 1785। सही आंसर है इसका ए 1817। वर्ष 1857 में उड़ीसा के पाइका विद्रोह हुआ था, जिसने पूर्वी भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मिला दी। पाइका मूलतः उड़ीसा के गणपति शासकों के किसान सेना थी, जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे और शांति के समय खेती करते थे। उन्होंने 1817 की शुरुआत में बक्सी 1817 की शुरुआत में बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। बक्सी जगबंधु को 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में कैद में उनकी मृत्यु हो गई। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासी समुदाय को सुझाया गया सुधार नहीं है? ए अपनी भूमि पर खेती करना, बी अतीत में जीना छोड़ देना, सी जादू टोने व जंतर मंत्र पे विश्वास न करना, डी शराब पीना छोड़ देना। सी आंसर है इसका बी अतीत में जीना छोड़ देना। बिरसा मुंडा ने 1895 में छोटा नागपुर, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासियों को एकजुट करके मुंडा विद्रोह की शुरुआत की। इन्होंने वीर साहित्य नामक एक धर्म की स्थापना की, जो एक ईश्वर में विश्वास करता था। इनके द्वारा शराब, तंत्र मंत्र और जादू टोने के खिलाफ अभियान चला गया और लोगों को अपनी भूमि पर खेती करने तथा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक भूमि स्वामित्व से जुड़े अधिकारों से अवगत कराया।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो तथा बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त साहूकारों एवं वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया? ए बिरसा मुंडा, बी वहाबी आंदोलन, सी सन्यासी विद्रोह, डी कुका विद्रोह। सही आंसर है उसका ए मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची के आसपास हुआ एक आदिवासी विद्रोह था जिसने धार्मिक रूप से शुरुआत की और बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त साहूकारों एवं वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदला गया। यह विद्रोह मुंडा भूमि अधिकारों और पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर जोर दिया जाने के लिए शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1831-32 में किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था तथा इसमें शोषण जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था? ए संथाल विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी भील विद्रोह, डी मुंडा विद्रोह। सही आंसर है इसका बी कोल विद्रोह। वर्ष 1931-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अतिक्रमण और स्थानीय जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों द्वारा शोषण के कारण हुआ था। 1832 की शुरुआत में कैप्टन विलियम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बुद्धू भगत और झीनाद्री मानकी जैसे प्रमुख नेतृत्व को पकड़ लिया, जिससे यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। निम्नलिखित में से कौन उलगुलान आंदोलन से संबंधित थे? ए तिलका मांझी, बी बुद्धू भगत, सी बिरसा मुंडा, डी तिरोत सिंह। से आंसर है सी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान आंदोलन की शुरुआत की थी। यह छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था, जिसकी शुरुआत बिरसा मुंडा की पारंपरिक व्यवस्था खूंटी कटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? ए वहाबी आंदोलन, बी संथाल विद्रोह, सी स्वराजी आंदोलन, डी तमार विद्रोह। सही आंसर है इसका तमार विद्रोह। भोलानाथ सिंह का संबंध तमार विद्रोह से था। यह विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर के तमार क्षेत्र में शुरू हुआ था और कई चरणों में 1820 के दशक तक चला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? ए ताना भगत, बी कान्हो, सी भैरव, डी चांद। सही आंसर है इसका ए संथाल विद्रोह। वर्तमान झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संथालों द्वारा किया गया विद्रोह था। यह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव द्वारा किया गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत जतरा उराव ने की थी। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया और आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य भय, विश्वासघात और निराशा एक अक्षम पाप है। ए एनी बेसेंट, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी विजयलक्ष्मी पंडित। या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी सरोजिनी नायडू। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सरोजिनी नायडू को चुना गया था। वह 1925 में कानपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भारतीय महिला आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय ए अक्षम्य विश्वासघात और निराशा ए अक्षम्य पाप है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। ए लाहौर, बी कलकत्ता, सी मुंबई, डी सूरत। सी आंसर है इसका ए लाहौर। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
इसी अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? ए मकबूल अहमद आजादी, बी विपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी हसरत मोहानी। सही आंसर है इसका डी हसरत मोहानी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में वर्ष 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस से मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने किस जगह में मुलाकात की थी? ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी दिल्ली। सही आंसर है इसका ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में एलन ऑक्टेवियन होम्स ने की। ए ओ होम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति में मुंबई में पहली बैठक आयोजित की। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी थे। और इसमें ये पूछते हैं, पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो भारत के प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए एलन ऑक्टेवियन होम ने, बी व्योम चंद्र बनर्जी ने, सी फिरोज शाह मेहता ने, डी दादा भाई नौरोजी ने। इसके स्थापना जो हुई थी, ये ध्यान रखना है कहाँ पर हुई थी। आज अब क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछते हैं। इसके स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। विद्यालय का नाम पूछ लेते हैं। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन होम। ए होम थे। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसके अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी पटाभी सीतारामैया, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जेबी कृपलानी। सही आंसर है इसका सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गए। बोस एवं पटाभी सीतारामैया के मध्य एक चुनाव में बोस विजय हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य व गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पदत्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने। इस घटना को त्रिपुटी संकट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? त्रिपुटी संकट। अब हमारा अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? ए 1932, बी 1938, सी 1941, डी 1943। सही आंसर है इसका बी 1938। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1939 में त्रिपुटी अधिवेशन में बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। हमारा अगला प्रश्न है, एलन ऑक्टेवियन होम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी थे। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? ए 1862, बी 1876, सी 1884, डी 1894। सही आंसर है इसका सी 1884। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन ऑक्टेवियन होम ने की थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये हुआ था। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ये 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग
लिया था। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ जो अभी इससे पहले कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? ए 1923, बी 1924, सी 1925, डी 1922। सही आंसर है इसका बी 1922। ये बने थे 1922 में बेलगांव कर्नाटक, जहाँ पे इसके अधिवेशन हुआ था। आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और इन्होंने एक ही बार अध्यक्ष बने गए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ए दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, बी जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, सी 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, डी 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। सही आंसर है इसका ए 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा गया था और पहली बार इसका सम्मेलन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। अब डीप क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें पूछ लेते हैं 1911 में तो सबको पता कलकत्ता में गया था, लेकिन इसमें डेट पूछते हैं किस डेट को गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ए 1882, बी 1884, सी 1885, डी 1889। सही आंसर है इसका सी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ होम ने किया। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत के कॉलेज के परिसर में हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यह है इसका इम्पोर्टेंट, भारत के वायसराय लॉर्ड डफिन थे उस समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट एवं प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट एवं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? ए लियाकत अली खान, बी सर सैयद अली खान, सी मौलाना आजाद, डी बदरुद्दीन तैयब। सही आंसर है इसका डी बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए हो होम द्वारा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। सन 1880 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। सही आंसर है इसका 1924। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? ए 3, बी 2, सी 1, डी ऑब्जेक्शन पे। इन्होंने एक क्या किया था जो बेलगांव कर्नाटक में था और ये 39वां था, 39वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया? ए 1938, बी 1939, सी 1941, डी 1940। सही आंसर है इसका बी 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दिया। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने 8 राज्य में सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय के बिना विधानमंडलों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 माह शासन करने के बाद इस्तीफा दे दिया। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया गया। अम्बेडकर ने इनका भी साथ दिया। हमारा अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ए मुस्लिम लीग, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी आजाद हिंद फौज, डी स्वराज पार्टी। सही आंसर है इसका ए मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी।
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? ए 2 सितंबर 1940, बी 14 सितंबर 1940, सी 24 अक्टूबर 1940 और डी 14 नवंबर 1940। इसमें देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1940 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1940 को इसका गठन हुआ था। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ले रही थी, लेकिन 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। निक विकल्प इसमें था 24 अक्टूबर, जो उसमें गलत दिया गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सन में की गई थी? ए 1932, बी 1936, सी 1940, डी 1942। सही आंसर है इसका सी 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्रीय पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्रीय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए मोहम्मद इकबाल, बी लियाकत अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी रहमत अली चौधरी। इसका सही आंसर है ए मोहम्मद इकबाल को पहले द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते थे, अतः मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई। यह सांप्रदायिकता का चरस था, जिसकी परिणति भारत के विभाजन और सांप्रदायिक दंगे के रूप में हुई। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? ए 1937, बी 1940, सी 1944, डी 1935। सही आंसर है इसका बी 1940। मुस्लिम लीग ने वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाना और उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक वर्ष में रखा था। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे। अगला प्रश्न है, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है इसका ए मोहम्मद अली जिन्ना। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा डायरेक्टर एक्शन डे 16 अगस्त 1940 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की, या तो विभाजन भारत का या नष्ट भारत का होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1940 को कलकत्ता किलकिस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगे का दिन था। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया था? ए 1942, बी 1941, सी 1939, डी 1940। सही आंसर है इसका डी 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुस्लिम अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में ही पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को फजल हक ने प्रस्तुत किया और खलीफुज्जामा ने इसका विद्रोह किया। पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव सबसे पहले 1923 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया? ए 1930, बी 1933, सी 1932, डी 1931। सही आंसर है इसका बी 1933। मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में गढ़ा था।
नाउ और नेबर शीर्षक वाले अपने पहले पंपलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार अभिव्यक्त हुआ प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने रखा। पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ए हैदराबाद, बी ढाका, सी लाहौर, डी कराची। सही आंसर है इसका बी ढाका। यह बांग्लादेश की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। मुस्लिम लीग के 1908 में हुए अमृतसर अधिवेशन तीसरा अधिवेशन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। 1909 में पार्लियामेंटो सुधारों द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ए 1914, बी 1917, सी 1906, डी 1902। सही आंसर है इसका सी। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आगा खां एवं नवाब सलीम उल्लाह के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। सलीम उल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? ए जय जवान जय किसान, बी बांटो और राज करो, सी बांटो और छोड़ो, डी करो या मरो। सही आंसर है इसका सी बांटो और छोड़ो। ये था मुस्लिम लीग के जो 1943 में कराची अधिवेशन का नारा था। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 को पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया तथा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के 23 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? इसमें इस लीग में 23 मार्च 1943 को। अब है हमारा अगला टॉपिक दिल्ली दरबार। इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V और रानी मेरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता या कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी? ए 1858, बी 1911, सी 1901, डी 1908। सही आंसर है इसका बी 1911। ब्रिटेन के राजा राज पंचम और रानी मेरी बने वर्ष 1911 को भारत आए और दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। 1911 में ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता में ही भारत की राजधानी थी। 1858 में इलाहाबाद अब प्रयागराज एक दिन के लिए भारत की राजधानी बन गया। 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई तब भारत के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार में किस सन में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया जाएगा? ए 1911, बी 1910, सी 1877, डी 1903। सही आंसर है इसका ए 1911। अगला प्रश्न है, 1911 में कहा किस स्थान में किंग राजा पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया? यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने का निर्णय की घोषणा भी की गई। ए कानपुर, बी मैसूर या मसूरू, सी कोलकाता, डी दिल्ली। सही आंसर है इसका डी दिल्ली। वर्ष 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित
करने की निर्णय की घोषणा की गई। हस्तांतरित हुई थी 1911 में, लेकिन बनी थी ये फिर 1912 में। इसको यानी कि इसको राजधानी का दर्जा दिया गया था 1912 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी? ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी बॉम्बे। सही आंसर है इसका बी कलकत्ता। वर्ष 1973 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग थे। 1773 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही और 1911 में चार्ल्स पंचम और रानी विलियम मेरी ने भारत की यात्रा की तथा दिल्ली में अभिषेक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की गई तथा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 में के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? ए हर्बर्ट बेकर, बी लॉर्ड विलिंगटन, सी जॉर्ज पंचम, डी लॉर्ड इरविन। सही आंसर है इसका सी जॉर्ज पंचम ने। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। दिल्ली यानी कि इसको और दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बनी। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? ए 1908, बी 1910, सी 1911 या डी 1914। सी 1911। नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाने की घोषणा की गई थी। इसको घोषणा की गई थी, बनाई नहीं गई थी। बनाई गई थी 1 अप्रैल 1912। ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा गलत से पूछा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? ए मुंबई, बी मद्रास, सी कोलकाता, डी मैसूर। सही आंसर है इसका सी कलकत्ता। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक इसका कार्यकाल था के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की भारत यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? ए इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, डी विक्टोरिया टर्मिनल। सही आंसर है इसका बी गेटवे ऑफ इंडिया, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी को आमंत्रित किया गया। उनके आगमन के उपलक्ष्य में मुंबई के समुद्री तट पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हमारा अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी सरदार सिंह राणा, सी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी मदन लाल ढींगरा या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए? ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी तिलक और लाला लाजपत राय, सी तिलक और विपिन चंद्र पॉल, डी तिलक और अरविंद घोष। सही आंसर है इसका ए एनी बेसेंट और लोकमान्य। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1919 में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की गई। तिलक ने मराठा केसरी तथा रानी एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी और जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के उन्होंने कभी अध्यक्ष नहीं बने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग के स्थापना से संबंधित थे? ए मैडम बीकाजी कामा, बी एनी बेसेंट, सी मातगिनी हाजरा, डी सरोजिनी नायडू। सही आंसर है इसका बी एनी बेसेंट।
1915 एवं 1916 ईस्वी में दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई। पहली थी पुणे में होम रूल लीग, ये करी थी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी, और मद्रास होम रूल ये करी थी एनी बेसेंट ने। उल्लेखनीय है कि तिलक के होम रूल लीग का स्वरूप क्षेत्रीय और एनी बेसेंट का जो था वो अखिल भारतीय स्तर का था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई? ए विपिन चंद्र पाल, बी एनी बेसेंट, सी स्वामी विवेकानंद, डी लाला लाजपत राय। सही आंसर है इसका बी एनी बेसेंट। और इसमें जो इससे पहला क्वेश्चन था उसमें दो थे, एक था बाल गंगाधर ने करी थी, एक को करी थी एनी बेसेंट ने। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की लीग की स्थापना की गई। इसके जो सचिव थे होते जॉर्ज उंडेल। 20 अगस्त 1917 को भारतीय सचिव मोंटेगू ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई। इसके फलस्वरूप एनी बेसेंट होम रूल लीग के समाप्त करने की घोषणा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी जोसेफ बैप्टिस्ट, डी थे मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर है इसका बी एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करता था? ए मुस्लिम लीग, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी अतिवादियों, डी ब्रिटिश राज। सही आंसर है इसका बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इनका जो ये लीग स्थापित हुई थी इसका जो उद्देश्य था वो था समय शासन। अब है हमारा अगला टॉपिक लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एआईएमएल के ने प्रसिद्ध देश के लिए माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। ए लखनऊ पैक्ट 1916, बी भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी भारत में प्रवेश अध्यादेश इंग्रेशन इनटू इंडिया ऑर्डिनेशन 1914, डी गांधी इरविन पैक्ट। सही आंसर है इसका ए लखनऊ समझौता, ये हुआ था 1916। ये था अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के साथ आने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया? ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, बी अंग्रेजों के साथ संधि, सी होम रूल लीग से अलगाव, डी पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो आंसर इसका ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1906 ईस्वी तक बना रहा। एनी बेसेंट ने गर्म दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में कहां पर संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी मेरठ। ए लखनऊ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल था ये। किसका शासनकाल था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के 1916 से लेकर 1921 तक रहा। दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा मान लिया जाना प्रमुख था। हमारा अगला प्रश्न है ना, अगला टॉपिक है इसका बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। इसका प्रश्न है बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए होम रूल आंदोलन, बी वंदे आंदोलन, सी वंदे मातरम आंदोलन, डी क्रांतिकारी आंदोलन। सही आंसर है इसका सी वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरि सर्वोत्तमा राव, पिंगली लक्ष्मीनारायण, कासिनी धुनी वीरा, मलयाला बोधिनारायण राव अन्य थे। अप्रैल 1907 में विपिन चंद्र पॉल ने विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम की यात्रा की, स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति का अर्थ और भाषण दिया। अगला प्रश्न है हमारा बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया? ए लाल पीला और हरा। इसका कलर थे ए खिलाफत, बी सविनय अवज्ञा, सी स्वदेशी, डी धरणीमार। सही आंसर है इसका स्वदेशी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल पीला और हरा डिजाइन किया गया। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रीयवादियों द्वारा शुरू किया गया था जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ए महिला शिक्षा की बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषित, बी कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, डी पंजाब भूमि हस्तांतरित अधिनियम 1919। सही आंसर है इसका सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः करजन द्वारा बंगाल विभाजन की प्रक्रिया स्वरूप शुरू हुआ और अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन को बंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न बंगाल का विभाजन 1905 में किस ब्रिटिश वायरस द्वारा किया गया था? ए मिंटो द्वारा, बी लॉर्ड कर्जन, सी चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड आर्विन। सही आंसर है इसका बी कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने का हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड एलिगिन सेकंड, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हार्डिंग्स। सही आंसर है इसका ए लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ए 7 अगस्त 1905, बी 19 जुलाई 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, डी 1 सितंबर 1905। सही आंसर है इसका बी 19 जुलाई 1905। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 में लिया गया। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विद्रोह में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी सी आर दास, सी आशुतोष मुखर्जी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है इसका ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल को विभाजन के निर्णय की घोषणा की। पश्चात उसके बाद 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया रखा है और इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र
नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, को क्या आंदोलन कहा जाता है? ए भारत छोड़ो, बी विदेशी, सी स्वदेशी, डी होम रूल। सही आंसर इसका सी, स्वदेशी आंदोलन। इसको यानी कि 7 अगस्त 1905 को कपड़ों की होली, अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और आंदोलन में विदेशी सामान, कपड़े, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? ए बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बी बांटो और शासन करो की नीति, सी ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। सही आंसर है इसका डी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया जाता है कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उसका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना और संप्रदाय को बढ़ावा देना नहीं था, ताकि अंग्रेजों बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सके। इसका है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ और पूरे बंगाल में से शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हमारा अगला टॉपिक है महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक जो आंदोलन थे। महात्मा गांधी का जो युग है वो 1919 से लेके 1947 तक को महात्मा गांधी युग कहा जाता है। इसमें देखिए 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया? ए रॉलेट अधिनियम, बी पार्लियामेंट सुधार, सी भारत का रक्षा अधिनियम, डी जानलेवा आक्रोश अधिनियम। सही आंसर है इसका ए रॉलेट अधिनियम। वर्ष 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कर्षकों की समस्याओं से जुड़ा था? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी बारदोली सत्याग्रह, सी चंपारण सत्याग्रह, डी दांडी मार्च। सही आंसर है इसका सी। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने एक किसानों के अनुबंध करा लिया कि जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से से नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। जमीन में रासायनिक रंगों के आविष्कार के बाद चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य गैरकानूनी करों अभावों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विद्रोह काफी मुखर हुआ। किसानों में समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। मामले को गांधी जी के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया। गांधी जी को भी इस सदस्य बनाया गया। अंततः चंपारण एग्रोन एक्ट 1917 बनाकर 3 कटे पत्ती को समाप्त कर दिया एवं बागान मालिक अवैध वसूली को 1/4 वापस करने को राजी हुए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने का वर्ष। ये घटनाएं हैं ए और ये सूची 1 घटनाएं, सूची बी उसका सन।
ए है इसमें बारदोली में किसान आंदोलन, दूसरा है महात्मा गांधी ने नोआखोली की यात्रा की, तीसरा है गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, चौथा है अहमदाबाद में मिल मजदूर की हड़ताल। ए है 1921, बी है 1919, सी है 1940, डी है 1928। सही आंसर है इसका सी। इसमें देखते हैं इसका बारदोली में किसान आंदोलन ये होता 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की थी, ये की थी 1940 में। फिर गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था, ये किया था 1921 में। और अहमदाबाद में मिल मजदूर की हड़ताल हुई थी 1918। हमारा अगला प्रश्न है गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं? ए किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, बी अहिंसा, सी परहेज, डी सत्यता। सी आंसर है इसका सी परहेज। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। इस सिद्धांत में हिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज इसमें शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? एक लोकमान्य तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है सी महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व गांधी जी ने किया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। उन्होंने यह सत्याग्रह चंपारण के विरुद्ध एक किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर 3 कट्टे पद्धति के विरुद्ध किया। 3 कट्टे पद्धति में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे? ए मंद औद्योगिकरण, बी तीव्र औद्योगिकरण, सी औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, डी औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति। सही आंसर है इसका बी तीव्र औद्योगिकरण। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। इस बात को गांधी ने अपनी पुस्तक स्वराज हिंद या हिंद स्वराज में खुद बताया। इस यानी कि इस औद्योगिकरण के सैकड़ों भारतीयों मजदूर, बुनकर, जुलायो व अन्य आम जनता बेरोजगार हो गई। वे इसके विरोधी थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके समपक्ष में थे। क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू इसलिए पक्ष में थे क्योंकि जिससे हमारे देश में जो औद्योगिकरण हो, जो उद्योग धंधे हैं वे बढ़े, मशीनीकरण का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। अगला प्रश्न महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? ए 1993, बी 1905, सी 1899 और डी 1914। सही आंसर है इसका डी 1914। गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका पर एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हुए और डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसका शिकार हुए थे, क्योंकि इन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवकी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ए जोसेफ लेलीवेड, बी जोसेफ डॉक, सी लुई फिशर, डी एरिक फाइनर। से आंसर है इसका सी लुईस फिशर। महात्मा गांधी की जीवनी अमेरिका लेखक लुई फिशर ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। मोहनदास करमचंद का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी ने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ए है ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी, सी डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर है इसका बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से
समान सहित बाहर फेंक दिया गया था। ए 1890, बी 1891, सी 1892 और डी 1893। और इसका सही आंसर है डी 1893। ये उसी साल ये वहां पर गए थे, उसी सन में। रंग भेद के कारण इन्हें वहां से फेंक दिया गया था, क्योंकि किसी भी भारतीय को गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं? ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी व्यवसाय, डी सत्याग्रह। सही आंसर है इसका सी व्यवसाय। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में व्याख्या की, जबकि वायसराय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज के संकल्प पर जोर देते थे तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1917 का डैश 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 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ए खेड़ा, बी भारत छोड़ो, सी नागरिक अवज्ञा, डी चंपारण। सही आंसर है इसका डी चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एक गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए। यह 3 कट्टे पत्ती के खिलाफ किसान किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया गया। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि इसी ये जो आंदोलन था ना चंपारण सत्याग्रह, इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? ए दिसंबर 1920, बी मार्च 1918, सी फरवरी 1919, डी अप्रैल 1921। सही आंसर है इसका सी फरवरी 1919। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह की सभा की स्थापना की। इसके सदस्य कानूनी अगुवाकर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की? स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकरण और ग्लोबल। इसका सही आंसर है सी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी और कुटीर उद्योग पर जोर दिया था। इनके अनुसार उद्योग व संपत्ति का केवल चंद लोगों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि इस पर सिर्फ चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिससे अनुसार निर्णय एवं सहमति से न हो पाने की मत गिनती द्वारा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के लिए डैश डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ए खादी, बी पहिया, सी नमक, डी धागा। सही आंसर है इसका ए खादी। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारतीय के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांव की आत्मनिर्भरता बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? ए गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, बी विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, सी मशीनरी नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग, डी गांवों या गांव में सर्वोदय का पुनर्जन्म। सही आंसर है इसका सी मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। अगला प्रश्न इसका है जो देखे इसमें, गांधी जी ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोध का थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांव के सर्वोदय के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? ए मणिलाल गांधी, बी गोपाल कृष्ण गांधी, सी देवदास गांधी, डी मोहनदास गांधी। सही आंसर है इसका डी महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। इसकी जो ये सबसे बेस्ट पुस्तक है इनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक मोहनचांद करमचंद थे। यह गांधी की आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी, लेकिन अब ये हिंदी और इंग्लिश और भी कई भाषाओं में उपलब्ध है।
हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श में बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तें थी? ए, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। बी, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे से बगल में बनाया जाना चाहिए। सी, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। डी, यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो सही आंसर है बी। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श में बताया कि आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता कि भाईचारे की भावना को विकसित करने हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। आदर्श गांव की कुछ शर्तें थी, इसमें जाति पात का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। नंबर 2 पे यहाँ भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। नंबर 3, आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और नंबर 4, आदर्श गांव में साफ सफाई व स्वच्छता और तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किस स्थान पर पहुंचे थे? ए, जोहान्सबर्ग, बी, केपटाउन, सी, डरबन, डी, पोर्ट एलिजाबेथ। सही आंसर है इसका सी, डरबन। महात्मा गांधी ने 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पर पहुंचे थे। वहां दक्षिण अफ्रीका भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। ए, रस्किन, बी, नटाल, सी, प्रिटोरिया, डी, फिनिक्स। सही आंसर है इसका डी, फिनिक्स। 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की गई। यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में स्थित था, जो 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया। बस्ती का नाम था फिनिक्स बस्ती। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ए, पंजाब, बी, उत्तर प्रदेश, सी, बिहार, डी, हरियाणा। सही आंसर है इसका सी, बिहार। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज बागान मालिकों के विरुद्ध किया गया था। चंपारण के किसानों ने अंग्रेज बागान मालिकों को एक करार कर दिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी पद्धति को 3 कट्ठा पद्धति के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? ए, 10 मार्च 1930, बी, 12 मार्च 1930, सी, 4 अप्रैल 1930 और डी, 4 फरवरी 1922। सही आंसर है इसका 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरू की थी। उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को 382 किलोमीटर और यानी कि 240 मील चलकर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? ए, सरदार पटेल ने, बी, जवाहरलाल नेहरू ने, सी, सुभाष चंद्र बोस ने, डी, बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपति कहते हुए उनके नाम जारी एक प्रसारण में निर्णायक जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी थी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का समापन किया था? ए, चोरी चोरा घटना, बी, बंगाल अकाल, सी, साइमन अशोक की नियुक्ति, डी, कोकोरी ट्रेन डकैत। सही आंसर इसका ए, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? ए,
4, बी 3, सी 8, डी 6। सही आंसर है इसका डी 6। असहयोग आंदोलन के स्थन के बाद गांधी जी को वर्ष 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ए बॉम्बे, बी लाहौर, सी कोलकाता, डी नागपुर। सही आंसर है इसका डी नागपुर। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ स्वशासन के स्थान पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम तय किए गए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ होता है? ए 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में, डी 1922 में। सही आंसर है इसका बी 1919 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी को हुई। असहयोग कार्यक्रम के विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? इनमें से कोई नहीं। बी ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम चलाने वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। सी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। डी लोगों से पूर्ण स्वराज्य प्रतिज्ञा लेने के कहने को हेतु। सही आंसर है इसका सी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू करने का मुख्य कारण नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया। गांधी ने साबरमती आश्रम गुजरात से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ दांडी मार्च प्रारंभ किया। 240 मील की दूरी तय करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को समुद्री तटीय गांव दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इस कार्य की परिणति देश के विभिन्न क्षेत्रों दरसना, बिहार आदि के सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हुई। अगला प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ए पंडित रमाबाई, बी कमला देवी चट्टोपाध्याय, सी मैडम कामा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? ए गांधी इरविन पैक्ट, बी गांधी वेवल पैक्ट, सी गांधी लिथगो पैक्ट, सी गांधी माउंटबेटन पैक्ट। सही आंसर है इसका ए गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्री के मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास के युग में एक युग परिवर्तक घटना कहा। सही आंसर है इसका दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी चोरी चौरा कांड, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर है इसका डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 240 मील की यात्रा साबरमती आश्रम दांडी नामक तटीय कस्बे कर प्रारंभ की। दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई तथा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए अगस्त कथन के विरुद्ध, बी गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, सी विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, डी नमक्कर के विरुद्ध। सही आंसर है इसका डी नमक्कर के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक्कर के विरुद्ध था। यह आंदोलन 1930-31 गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्रीय मांग पर विचार करने के कारण शुरू की गई। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत नमक्कर के विरुद्ध 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 गांधी जी के दांडी नामक स्थान से की थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? ए रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, बी भू राजस्व में 50% की कमी करना, 3 राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ऑप्शन है ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी पहला और तीसरा, और डी पहला दूसरा और तीसरा। सही आंसर है इसका बी पहला और तीसरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 के प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी और इनको स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कौन सी मांगी थी 11 सूत्रीय? ए पहली थी भू राजस्व में 50% की कमी, दूसरी थी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तीसरी डाक आरक्षण बिल पास किया जाना, चौथी थी नमक कर समाप्त किया जाए तथा नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त दिया जाए, 5 थी तटीय यात्रा रक्षा विधेयक पास किया जाना, चौथी थी रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, 7 थी रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, 7 थी हमारी 8 सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी जाए, 9 नशीली वस्तु के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, और 10 गुप्तचर विभाग व सार्वजनिक नियंत्रणों तथा उसे खत्म कर दिया जाए, और नंबर 11 शस्त्र कानूनों में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिए गए। आई होप आपको हमारी ये क्लास पसंद आए और आपको आपके जो एग्जाम है आने वाले उनमें इसका फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।